गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू लाइट के प्लेटफॉर्म से मैं आपका स्वागत करता हूं। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इस मिशन के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर हैं। अभी पिछला एफएसटी का पेपर, एफएसटी फुल सिलेबस टेस्ट 21 के कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए देखते हैं कौन कौन सी गड़बड़ आपकी हुई है। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड with a certain velocity at an angle with horizontal और kinetic energy plotted against the height of a body। तो इसको देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं। सपोज ये बॉडी है और थीटा एंगल पर इसको u वेलोसिटी से फेंका गया है और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसको हटा देते हैं तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। और पोटेंशियल एनर्जी इस समय 0 है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है यहाँ 12 mu²। अब पार्टिकल ऐसे जाएगा और सपोज ये h हाइट पर है, तो h हाइट पर एट हाइट h पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी हर जगह बराबर रहेगी। तो ग्राउंड पे टोटल एनर्जी निकाल लें तो वो 12 mu² है। तो 12 mu² प्लस 0, ये टोटल एनर्जी माइनस mgh। तो दिस इज कांस्टेंट, तो A माइनस mgh। तो जब h की वैल्यू 0 है तो काइनेटिक एनर्जी A के बराबर है और ग्राफ विल बी लुक लाइक स्लोप नेगेटिव है। तो ये इस तरीके से कुछ ग्राफ आएगा। तो मेरे पास ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, उसके बाद फिर हाइट घटने लगेगी तो ग्राफ पीछे जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा और ये कर्व नहीं होगा, इसलिए ये दोनों गलत हैं। वैसे भी काइनेटिक एनर्जी और एच का फंक्शन लीनियर फंक्शन है, तो ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। 935 बच्चों ने इसको गलत किया। अगर ये पॉइंट दिमाग में आता तो काफ़ी इजी रहता। इसमें भटक गए थे बच्चे, एच हाइट पर वेलोसिटी वगैरह ये सब निकालने लगे, तो उससे ये प्रॉब्लम अननेसेसरी लंबा हो गया। अगर हम एच हाइट पर वेलोसिटी निकालें तो एच हाइट पर मेरे पास Vx बराबर Ux बराबर u cos थीटा ही रहेगा और h हाइट पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, तो v साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh होगा। तो h हाइट पर काइनेटिक एनर्जी 12m Vx² प्लस Vy², और इन दोनों को जब हम ऐड करके जोड़ेंगे तो मेरे पास देखो, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा u² cos² थीटा और प्लस ये Vy² ही है u² sin² थीटा माइनस 2gh, और साथ में ये m/2 भी रहेगा। तो m/2 और ये देखो u² बना,
और ये -2GH है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार फिर से वही आ जाएगा, ½ mu² -mgh। तो आपके तरीके से भी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन एच हाइट पर वही आ रहा है जो एनर्जी कंजर्वेशन ला लगा के पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करके लगाया गया है, और दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, ये वाला फंक्शन होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कैपेसिटर्स हैं और रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी A to B रेस्पेक्टिवली। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? इट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो एनर्जी कितनी होगी यहाँ की? 1/2, और इसकी कैपेसिटी है 2C, और मान लिया इस पर चार्ज Q है, तो Q स्क्वायर, इट इज द Q स्क्वायर, ये है हमारे पास। और अपान इसका वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम है, तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होती है, ये मैंने फार्मूला एक्चुअली गलत लिख दिया है थोड़ा सा। कैपेसिटर की एनर्जी होती है ½ Q²/C, और C को लिख सकते हैं ε0 A/D। और इनके बीच की प्लेट सेपरेशन सेम है, यानी D इज सेम। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? ये वॉल्यूम है, ये एनर्जी है कैपेसिटर की। वॉल्यूम होता है A/D। तो C बराबर लिख देंगे ε0 A/D, तो है ही है। और मेरे पास चूंकि इसकी कैपेसिटी डबल है, तो और D दोनों का सेम है, तो डेफिनेटली इसका एरिया 2A हो जाएगा। अगर प्लेट एरिया A है तो इसका 2A हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी दोनों की, सॉरी, इसका 2A हो जाएगा। अरे यार, कुछ ये बोर्ड गड़बड़ कर रहा है। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज ½ Q²/C। ½ CV² भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि दोनों सीरीज में हैं, तो मैं कैपेसिटी चार्ज के टर्म में लिखना चाहता हूं, क्योंकि दोनों पे चार्जेस सेम होंगे। तो U1/U2 इज इक्वल टू C2/C1। मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है।
और एनर्जी डेंसिटी क्या होगी ये देख लीजिए। एनर्जी डेंसिटी होती है U को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट A/D, और ये कहा गया है कि दोनों के प्लेट के बीच की सेपरेशन जो है वो सेम है। तो अगर हमारे पास पहले का एरिया A1 है और इसकी कैपेसिटी 2C है और दूसरे का प्लेट एरिया A2 है और इसकी कैपेसिटी C है, तो ये A1/A2 का रेशियो 2:1 हो जाएगा। और देयरफॉर V1/V2 का रेशियो भी 2:1 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी डिस्टेंस इनटू एरिया। तो एनर्जी डेंसिटी U1, ये एनर्जी डेंसिटी का सिंबल है, और एनर्जी डेंसिटी U2 इज इक्वल टू ये होती है U1/V1 और U2/V2। जब एनर्जी को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो एनर्जी डेंसिटी आएगी। तो U1/U2 और इंटू V2/V1। अब U1/U2 C2/C1 है, तो दैट इज 1/2, क्योंकि C1/C2 इज इक्वल टू 2 है। और ये C2/C1 है। और V2/V1, ये V1/V2 है, V1, और ये V2/V1 है, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी का रेशियो 1:4 आ जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन है। नोट कर लीजिए, पॉज करके कायदे से देख लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। और ये देखिए, ये n सोप्स ऑफ ए लिक्विड है, तो मैं इसको जरा करके दिखाता हूँ आपको क्या इसका प्रोसेस है। सपोज मेरे पास ये n स्मॉल ड्रॉप्स हैं, ये रेडियस इसकी स्मॉल r है, और ऐसी n ड्रॉप हैं, n ड्रॉप हैं। तो एक ड्रॉप के लिए एनर्जी, जो सरफेस एनर्जी होगी, E इज इक्वल टू 4πr² इंटू सरफेस टेंशन T, और मल्टीप्लाइड बाई n कर दीजिए, क्योंकि देयर आर n ड्रॉप्स और एक ड्रॉप की एनर्जी 4πr² है, तो n ड्रॉप की मल्टीप्लाइड बाई n ये इवन हो जाएगी। और जब ये ड्रॉप मिल जाएंगी तो एक बड़ी ड्रॉप मिल जाएगी r रेडियस की, और इसकी एनर्जी E2 बराबर हो जाएगी 4πR² इंटू T। बस ये एक ही ड्रॉप है। ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा होती है अगर आप कैलकुलेट करें, क्योंकि बड़ी ड्रॉप की रेडियस और छोटी ड्रॉप की रेडियस के रेशियो के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से चलते हैं। वॉल्यूम सेम रहेगा, तो n इंटू 4/3 πr³
इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो r इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। और अगर हम एक ड्रॉप की एनर्जी E मान लेते हैं, तो मेरे पास E1 बराबर है n इंटू ई, वेयर E इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू टी, एक ड्रॉप की एनर्जी, और E2 बराबर हो जाएगा 4 पाई इंटू टी, और बेटा ये r की वैल्यू रख देंगे n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r का स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर t इंटू n टू द पावर 2/3, तो ये आ जाएगा e n टू द पावर 2/3। तो ये ne है और ये n टू द पावर 3e है, तो ये वैल्यू ज्यादा है। एक ड्रॉप की एनर्जी इस बड़ी वाली ड्रॉप की एनर्जी से कम है, लेकिन इन सभी n ड्रॉप्स की कंबाइंड सरफेस एनर्जी इससे ज्यादा है। तो जब ये मिल जाएंगी तो इतने अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो रिलीज्ड एनर्जी हो जाएगी, रिलीज्ड एनर्जी दैट इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस n टू द पावर 2/3e, तो ये e n माइनस n टू द पावर 2/3। तो हमारे पास जब ये n ड्रॉप मिलेंगी तो इतने अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब ये वाली रिलीज एनर्जी अगर इसको हीट के फॉर्म में मिलती है तो बड़ी ड्रॉप का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसको MSC डेल्टा T के बराबर कर देंगे, वो भी कई बार पूछा गया है। और अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म है तो उसको हाफ mv² के बराबर कर देंगे, वो भी कई बार पूछा गया है। यहां पर खाली बस यही पूछा गया है एनर्जी, तो पहला वाला गलत हो गया क्योंकि एब्जॉर्ब तो होगी नहीं, रिलीज्ड होगी। और ये दोनों इसलिए गलत हो गए कि लिखा है एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड, तो एब्जॉर्ब तो होनी नहीं है, रिलीज ही होनी है, तो इसलिए ये गलत हो गया। हालांकि ये एक्सप्रेशन सही है, लेकिन ये इसलिए गलत है क्योंकि एब्जॉर्ब्ड लिखा है, यानी फोर्थ ऑप्शन के हिसाब से इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, तो एब्जॉर्ब तो नहीं होगी। जब हम ड्रॉप को कंबाइन होंगे तो रिलीज ही होगी, इसलिए मेरा सेकेंड आंसर सही है। अगर ये फॉर्मूला निकालने के चक्कर में ना पड़ते तो क्लियर कट मालूम था कि एनर्जी रिलीज होगी, तो जिसमें जिसमें एब्जॉर्ब है वो गलत हो जाएगा, रिलीज्ड वाला सही हो जाएगा। तो इसमें इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में टाइम नहीं लगना है कैलकुलेशन में, लेकिन समझाते समय हमने आपको ये एक्सप्रेशन भी निकाल के दिखाया है। और ये देखिए, ये हमारे पास ये क्यों पूछा गया है आई डोंट नो, इसको मैं ज़्यादा समय भी नहीं दूंगा। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ चार्ज पार्टिकल का होता है h/√2m चार्ज इंटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो h की वैल्यू मालूम है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास अल्फा पार्टिकल का है, वो भी दिया हुआ है 6.576 इंटू 10⁻⁻27 kg। अल्फा पार्टिकल का चार्ज +2e होता है,
तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और वो भी इसमें दिया हुआ है, तो कुछ तरीका है ही नहीं, और एक्सेलेटिंग पोटेंशियल 2000 वोल्ट है। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज इस पे रख दें तो कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। और आई डोंट नो ये इतने ज़्यादा लोगों ने क्यों गड़बड़ किया है। चलिए ठीक है, हो गया तो हो गया। ये जरूर थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली जब आप ड्रॉप को मिलाते हैं, तो ये मान लीजिए ड्रॉप्स हैं, तो कई ड्रॉप्स को अगर हम मिलाते हैं, मान लीजिए दो ही लेते हैं, ये आर और आर है, मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन गई, कैपिटल आर। तो ड्रॉप मतलब लिक्विड ड्रॉप, और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, और जब इसको मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। तो वॉल्यूम के केस में 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, तो R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब। तो R क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब। तो ये मेरे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब। ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। अगर मैं ड्रॉप को मिलाता हूं, वॉल्यूम कंजर्व होगा, लेकिन यहां पे ड्रॉप नहीं है, यहां पे बबल है, और बबल के अंदर होती है एयर। तो सपोज कर लो ये R1 है और ये R2 है, और जब इनको हम मिला देंगे तो ये डिपेंड करेगा कि हमने किस हिसाब से इनको मिलाया है, किस हिसाब से हमने इनको मिलाया है, ये डिपेंड करता है। हम एयर में आप जानते ही हैं, एयर हाईली कंप्रेसिबल एंड एक्सपेंडेबल मटेरियल है, तो इसको हम आइसोकोरिकली मिलाएंगे, मतलब मिलाते समय वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो यही आना है रिजल्ट। लेकिन अगर हम आइसोथर्मली मिलाते हैं, तो आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, सपोज इसके अंदर मेरे पास N1 और N2 है, नंबर ऑफ मोल्स, और प्रेशर P1 है और P2 है, इनसाइड का प्रेशर, और सपोज कर लो वॉल्यूम तो निकली आएगा R1 R2 से, तो दोनों में टेम्परेचर सेम है। तो जब मिल जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहां पे मान लीजिए प्रेशर P है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू N1 प्लस N2 रहेंगे। मिलने का मतलब है जितनी इसमें एयर थी, जितनी इसमें एयर थी, वो इसमें आ गई, और N1 बराबर हो जाएगा फॉर्मूला PV बराबर nRT से P1V1 अपॉन RT प्लस P2V2 अपॉन RT इज इक्वल टू P इंटू V अपॉन RT। ये मैंने N1 प्लस N2 पहले लिख दिया है, और टेम्परेचर सेम रखा है, जो इसका था वही इसका है, क्योंकि ये आइसोथर्मल कंडीशन है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये RT वाले टर्म काट दे सकते हैं, और जो बबल के अंदर का प्रेशर है P1 बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 4T/R1, P2 बराबर हो जाएगा P0 प्लस 4T/R2, और प्रेशर हो जाएगा इसके अंदर P0 प्लस 4T/R। लॉ ऑफ एक्सेस प्रेशर से बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है,
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 0 है, क्योंकि ये वैक्यूम में है, तो ये 4T/R1 4T/R2, तो P1 रख दीजिए 4T। अब याद रखना कि ये तो टेम्परेचर था और ये वाला T और ये वाला T सरफेस टेंशन है, तो खैर वो अभी कट जाएगा। तो 4T/R1 और मल्टीप्लाइड बाई 4/3 πR1 क्यूब और प्लस 4T/R2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 πR2 क्यूब इज इक्वल टू 4T/R इंटू 4/3 πR क्यूब। मैंने वॉल्यूम और इनसाइड प्रेशर की वैल्यू रख दी। अगर वैक्यूम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है, और यहाँ से 4T और 4/3 π ये सबसे कट जाएगा, और साथ में यहाँ पे बचा R1 स्क्वायर, R1 क्यूब अपॉन R1, और यहाँ बचा R2 स्क्वायर और यहाँ बचा R स्क्वायर। तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस R इज इक्वल टू इस टाइम्स √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगी। तो सेकेंड आंसर इसका सही है। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, लेकिन ये तभी वैलिड है जब ये कोलैप्सिंग आइसोथर्मल कंडीशन में वैक्यूम में हो। 615 लोगों का गलत था, ऑब्वियस है ये गलत होना ही था। और ये सब तो इसका मतलब है कि आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए वेव फ्रंट इज 0। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है और बाई डिफिनीशन करेक्ट है। और करस्पॉन्डिंग टू ए बीम ऑफ पैरेलल रे ऑफ लाइट, तो ये यहाँ पर ये जितने भी पैरेलल वेव फ्रंट होंगे, इन ये प्लेन्स होंगे, इनकी फेज सेम होगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्चुअली ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, तो ये सेकंड वाला हो जाएगा। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई वेव चल रही है और अगर हम एक ऐसा सरफेस ले लें तो जिस पे सभी पॉइंट पर फेस सेम हो तो वो वेव फ्रंट होगा। और चूंकि इस पे सभी पे फेस सेम होती हैं तो ये वेव फ्रंट है। तो ये चीज इससे आ रही है, न कि ये चीज इससे आ रही है। तो दिस वन फर्स्ट इज ए एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड, बट दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, इसलिए हम 2 लिखेंगे। और ये फिर देखिए, ये भी एक मजेदार चीज है। वर्क फंक्शन 8 वोल्ट है और फोटॉन अगर इनकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ये स्टेटमेंट सही है। और ये भी सही है कि एक इलेक्ट्रॉन से 2 फोटॉन एक साथ नहीं टकरा सकते हैं और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी सही है और इसका ये एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। नमस्कार सभी लोगों को, न्यूलाइट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 के दम में FST 21 का, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किए हैं। तो क्यों गलत किए हैं आइए देखते हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर के मुहिम के तहत कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको,
हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर के मुहिम के तहत हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है और क्यों गलत किया है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 का दम FST 21। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग हैं, तो यहाँ पे देखिए 95 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। 95 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपसे पूछा गया क्या है इसमें कि द ज्योमेट्री ऑफ BrF3 इज। तो देखिए ज्योमेट्री की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है? ज्योमेट्री की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग BrF3 की बात करते हैं तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 7 3 फ्लोरीन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 फ्लोरीन हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं और यहाँ पे क्या है आपका 2 लोन पेयर है, ठीक ना। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे आपसे पूछा जाए आपसे कि यहाँ पूछा क्या गया आपसे? ज्योमेट्री की बात किया गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की बात करते हैं तो यहाँ पे शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन ज्योमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? देखिए यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। इस ब्रोमीन की बात करते हैं तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस क्या है आपका 2 लोन पेयर है। तो अगर हम लोग बात करते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका? sp3d हो जाएगा। जब sp3d हो जाएगा तो आपसे क्या पूछा है? ज्योमेट्री। तो अगर sp3d होता है तो इसकी ज्योमेट्री की हम लोग बात करते हैं। ज्योमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो ज्योमेट्री क्या होता है आपका? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है। लेकिन अगर यही आपसे पूछा जाए sp3d में अगर आपसे पूछा जाए शेप की बात पूछा जाता है यहाँ पे, तो देखिए अगर हम लोग इसको लोन पेयर को छिपा दें तो टी शेप दिख रहा है। तो शेप अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या आप बताएंगे? टी शेप्ड। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, क्योंकि ज्योमेट्री हमसे पूछी गई है। तो ऑप्शन सेकेंड इधर क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता क्या कि शेप की बात करता तो यहाँ पे टी शेप हो जाता, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने टी शेप मार करके आंसर किया है, इसलिए आंसर उनका गलत हो गया है। देखिए यहाँ पे 773 स्टूडेंट ने गलत किया है, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। आप लोग याद रखिएगा शेप और ज्योमेट्री में क्या होता है? डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो क्या होगा आपका इसमें? देखो ज्योमेट्री तो sp3d जिसका मतलब क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बोलते हैं। शेप की बात करते हैं तो शेप क्या होता है आपका? चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड इधर क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ अब क्या 61 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 61 की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपसे पूछा गया क्या? P CH3MgBr हाइड्रोलिसिस कराए हैं तो क्या बन गया आपका? R बन गया है यहाँ पर। और यहाँ पे देखो डाइल्यूट यानी AOH और दूसरा हीट किए हैं तो क्या बन गया आपका? 4 मिथाइल पेंटेन 3 in 2 ol। तो पूछ रहा आपसे P क्या है? व्हाट इज P? तो देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका? CH3MgBr की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होगा आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पे डाइल्यूट यानी AOH की बात करेंगे तो क्या होगा आपका? एल्डाल कंडेंसेशन। एल्डाल ठीक है। अब हमसे क्या पूछा? क्या ये प्रोडक्ट हमारा बना हुआ है तो पूछ रहा है P क्या बनेगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ले ले हम लोग क्या? देखो एथेन नाइट्राइड अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लो हम लोग बात करें CH3 यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, एथेन नाइट्राइड हम लोग ले लेते हैं। देखो 1 और 2 क्या बोलेंगे? एथेन नाइट्राइड ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करें? देखो यहाँ पे CH3 पहला CH3MgBr की हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए ये बांड टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ बांड टूटता है तो कौन सा? देखिए यहाँ पे Mg पे प्लस का चार्ज आ जाएगा और CH3 पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका? पार्शियल यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या निगेटिव पॉजिटिव जुड़ेगा, पॉजिटिव पे कौन सा जुड़ेगा? निगेटिव। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बन रहा है आपका? CH3 यहाँ पे C
यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे N और यहाँ पे क्या जुड़ गया आपका CH3 जुड़ गया और यहाँ पे क्या जुड़ गया आपका यहाँ पे MgBr जुड़ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा दिए। क्या करा दिया हम लोगों ने, हाइड्रोलिसिस। देखो यहाँ पे आपका क्या हाइड्रोलिसिस हम लोग करवा रहे हैं, H3O प्लस की बात करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे तो फिर आपसे क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H और H हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे OH और फिर क्या हो जाएगा आपका OH, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 और प्लस क्या हो जाएगा Mg, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Br, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NH2 हो जाएगा। देखिए एक कार्बन पर दो OH ग्रुप नहीं हो सकते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो देखिए क्या बन रहा है हमारा, यहाँ से निकलेगा तो क्या बन जाएगा आपका H2O निकलेगा। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3, क्या बन गया आपका कीटोन बन गया। जब कीटोन बन जाएगा और इसकी हम लोग क्या करें, डाइल्यूट यानी OH के साथ रिएक्शन कराएंगे और हीट करेंगे तो यहाँ से क्या करेगा, फिर वाटर निकलेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं CH3CO CH3 और यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसके 2 मोल ले लेते हैं, किसके 2 मोल ले लीजिए, प्लस यहाँ ले लीजिए आप CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 के साथ रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं। तो देखो यहाँ से O और यहाँ से क्या H2 निकल जाएगा, मतलब क्या होगा आपका H2O निकल जाएगा। अगर H2O निकल जा रहा है तो क्या बनेगा आपका, बन जाएगा आपका यहाँ पर CH3C, जो कि यहाँ से O निकल गया तो CH3C, यहाँ पे क्या बन गया आपका CH3C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे देखो यहाँ पे CH3 नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पे क्या बन गया आपका CH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बन गया आपका CH3। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, तो अगर इसका हम लोग IPAC नेम लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पर देखो यहाँ पे 4 मिथाइल, तो क्या लिखा हुआ 4 मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 in 2 ओन हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, फोर्थ इज द क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब हम लोग बात करेंगे एथेन नाइट्राइल लेते हैं, जब CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्डियन के साथ तो आपका क्या बन जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड N MgBr और फिर जब इसको क्या करेंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बन जाएगा आपका CH3COH CH3 बन जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे MgBr NH2 हो जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं हो सकते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ H2 यहाँ से निकल जाएगा और फिर क्या बन जाएगा आपका एसीटोन बन जाएगा। ठीक, जब एसीटोन बन जाएगा तो क्या होगा, इसका हम लोग 2 मोल ले लेते हैं, क्यों, हमको एल्डाइल कंडेंसेशन कराने हैं तो क्या होना चाहिए उसमें, एल्डाइल कंडेंसेशन की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए उसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए अगर 2 मोल ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से H2O निकल जाएगा। जब H2O निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 ओन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका फोर्थ इधर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 752 स्टूडेंट ने गलत किए हैं तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन देखिए 66 क्वेश्चन की बात करते हैं तो विच इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें, अगर हम लोग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कंपाउंड की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आपका है CH3, यहाँ पे क्या है आपका CH3 यहाँ पे क्या है हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं तो क्या होगा आपका 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन बात करते हैं हम लोग क्या, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है आपका लोन पेयर है तो देखो क्या हुआ लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हुआ रेजोनेंस भी है और यहाँ पे क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्या होगा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं CH3CH प्लस CO की, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो देखो तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं CH3, यहाँ पे CH पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या बोले हम लोग C डबल बॉन्ड O और CH3 की बात करते हैं। देखो कीटोनिक ग्रुप है, अगर ये बॉन्ड इधर से इधर टूटता है
तो इस पर क्या होगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा देगा तो ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या कर देगा, और कम कर देगा। तो जहां पे रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पूछा गया डिक्रीजिंग ऑर्डर आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सेकेंड में क्या होगा, आपका रेजोनेंस भी हो रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। तो रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सेकेंड फर्स्ट इज द क्या होगा आपका, सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे क्या, यहाँ पे देखो हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या होगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड की बात करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं, सेकेंड इधर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, देखो 736 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर फॉलोइंग इज। तो देखिए आप बात करते हैं, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड, चौथा कंपाउंड। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, देखो यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या होगा, -I -M यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -I होगा, यहाँ पे क्या होगा -I -M हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका +I हो जाएगा। यहाँ पे जान लीजिए, अगर COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके बगल में NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, इस पे आर्थो इफेक्ट लग जाएगा। जब आर्थो इफेक्ट लगता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, जब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा आपका फर्स्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट के बाद क्या होगा आपका थर्ड हो जाएगा, थर्ड के बाद क्या होगा आपका सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड के बाद क्या होगा आपका फोर्थ हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -R, और क्या होगा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका +I +R, और क्या होगा आपका +H हो जाएगा। ये होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक ना, तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका आर्थो इफेक्ट ड्यू टू आर्थो इफेक्ट। ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ क्या होगा आपका, सेकेंड इज द क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 773 की बात करेंगे हम लोग, 773 स्टूडेंट यहाँ पे गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार फिर से आप लोग देखिएगा, एनालिसिस करिएगा, ताकि हम ऐसी क्वेश्चन अगर आता है नीट के एग्जाम में तो हम ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो हम गलतियां ना करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं हम लोग है 74 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया क्या, CH3 CH2 Cl KCN के साथ रिएक्शन करा रहा है तो A बन रहा है, और हम लोग क्या करें SnCl2 HCl फिर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो क्या बन जाएगा आपका B। पूछ रहा है B क्या होगा, व्हाट इज B। तो देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं CH3 CH2 और Cl ले लिया हम लोगों ने, प्लस किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं KCN के साथ। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Cn हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका KCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका KCl हो जाएगा। फिर जब इसके हम लोग क्या कराते हैं, देखिए यहाँ पे SnCl2 HCl की बात करते हैं तो क्या होता है आपका स्टीफन रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका रिडक्शन हो जाएगा Cn का, तो Cn किस में चेंज हो जाएगा आपका एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। तो याद रखिएगा, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा CH3 CH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CHO। ठीक है ना, क्या बन जाएगा एल्डिहाइडिक फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 1 2 3 बोलेंगे तो प्रोपेनल क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे प्रोपेन 1 आल बोलेंगे, तो प्रोपेन 1 आल बोल देंगे, 1 एल क्या बोलेंगे प्रोपेन 1 एल हो जाएगा।
एल्डिहाइड क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, ठीक ना। तो क्या होगा, फिर हम लोग को हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी करा दे रहे हैं H2O के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका CH3 CH2 CHO। देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, फर्स्ट इधर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 752 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विच वन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे SO2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा आपका है, SO2। SO2 क्या होता है आपका, बताइए, एसिड रेन काज करता है। क्या करता है, एसिड रेन काज करता है। यही आपका क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता है। क्या होता है, एसिड रेन काज करते हैं। SO2 NO2 एसिड रेन, एसिड रेन काज करते हैं आपका, ठीक ना। CAUSE क्या होता है, CAUSE काज करते हैं। तो यहीं पे देखो N2O की बात करेंगे, यहाँ पे CH4 मीथेन होते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, काज करते हैं, ठीक ना। ये तो तीनों करते हैं, लेकिन आपका क्या पूछा है, नॉट, तो यही आपका नहीं करता है। इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट इधर क्या होगा आपका राइट आंसर होगा आपका, ठीक ना। क्या होता है, एसिड रेन काज करते हैं। क्या करते हैं, एसिड रेन काज करते हैं, ठीक है। देखो 687 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, ये हमारे गलत नहीं होना चाहिए थे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, आप लोग फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 97 की बात करते हैं। पूछा गया है विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, टॉप टू बॉटम पे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या करती है, देखिए पूछा हाँ ये सबसे ज्यादा होता है। टॉप टू बॉटम की बात करेंगे और हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो टॉप टू बॉटम पे जाने पर, टॉप टू बॉटम पे जाने पर हम लोग बात करते हैं, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे बात करें हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम लोग हैं मेल्टिंग पॉइंट का, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, HF, HCl, HBr, और किसकी बात करेंगे हम लोग, क्या होगा आपका HI। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, मैक्सिमम हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, किसकी बात करें, बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग बात करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलत क्यों किया है, क्योंकि HF को आंसर को मारे हैं। याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तब वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या पूछा, हाईएस्ट की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे HF का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और फिर क्या होगा आपका HI होता है, फिर क्या होता है आपका HBr होता है, फिर क्या होता है आपका HCl होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, ये क्या होता है आपका है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। किसका होता है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको, इसमें क्यों, क्योंकि क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक ना। इस वजह से पूछा जाए आपके क्या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो क्या होगा आपका ये हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा आपका HI, इसका क्या होगा मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इसलिए आंसर फोर्थ इधर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 687 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एक बार और आप लोग देख लीजिएगा NCERT से, ताकि हम ऐसा क्वेश्चन आए तो, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हम गलती कर देते हैं तो हमारे नंबर क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आए तो हमारी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं, सॉरी 54, किसकी बात करते हैं, 54 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स में शो मेटामेरिज्म, किसकी बात करते हैं, मेटामेरिज्म। तो याद रखिएगा अगर हम लोग मेटामेरिज्म की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और उसके अगल बगल में एल्किल ग्रुप का पोजीशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होगा, तभी आपका क्या होगा मेटामेरिज्म पॉसिबल होगा। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी हम ग्रुप अगर लेते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एस्टर की बात करते हैं, किसकी बात करें, एस्टर की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे
सी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ और आर की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ग्रुप की बात करें, यहाँ पे क्या होगा आपका डिफरेंट होगा। एल्किल ग्रुप की बात करते हैं यहाँ पे हैं तो देखो यहाँ पे एल्किल ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर एल्किल ग्रुप डिफरेंट होगा तभी मेटामेरिज्म पॉसिबल होगा। बात करते हैं हम लोग एनहाइड्राइड की बात करें तो याद रखिएगा, अगर हम लोग एनहाइड्राइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आर, यहाँ पे सी ओ और यहाँ पे ओ, यहाँ पे क्या होगा आपका सी ओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी क्या एल्किल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए तभी मेटामेरिज्म पॉसिबल होगा आपका। देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ईथर की, हम लोग बात करते हैं तो यहाँ अगर हम लोग ईथर की बात करें तो क्या होगा आपका यस हो जाएगा। यस के साथ यहाँ पे आर जोड़ दीजिए और यहाँ पे आर जोड़ देंगे, यहाँ पे एल्किल ग्रुप दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और देखो फंक्शनल ग्रुप तीनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा मेटामेरिज्म पॉसिबल होगा। देखिए चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एल्कोहल की बात किया गया है। तो देखो क्या होता है, एल्कोहल में क्या होता है आपका OH। एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल किस में चेंज होता है आपका, ईथर में चेंज हो जाता है। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाता है। एल्कोहल किस में चेंज होता है, ईथर में, तो यहाँ पे क्या होगा आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। इसलिए आपसे क्या पूछा गया है, मेटामेरिज्म शो कौन कौन करेगा, तो देखिए आपका एस्टर करेगा, एनहाइड्राइड करेगा और थायो ईथर करेगा। इसलिए ए बी एंड सी की बात करेंगे तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सेकेंड इधर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 617 बच्चों ने गलती किया है, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपसे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था एक कि C4H10O ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो बताओ इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसमें हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे मेटामेरिज्म पॉसिबल होगा। 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था आपसे। कैसे, देखो यहाँ पे करेंगे हम लोग C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे O और यहाँ पे क्या करें हम लोग C ले लेते हैं एंड इसकी बात करेंगे C, यहाँ पे O ले लीजिए, C और C की बात करेंगे। देखो यहाँ पे 3 कार्बन की थी, यहाँ पे क्या होगा 2 कार्बन हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा आपका मेटामेरिज्म पॉसिबल होगा। ठीक ना, ठीक है। तो क्या होगा आपका आंसर सेकेंड इज क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए 617 स्टूडेंट ने गलत किया है, 670 स्टूडेंट ने गलत किया है, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं 71 की बात करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ CH4 गैसियस फॉर्म में है, C ग्रेफाइट एंड H2O गैस के फॉर्म में R क्या दिया हुआ आपसे है, माइनस का 20 किलो कैलोरी, माइनस का 14 किलो कैलोरी एंड माइनस का 10 किलो कैलोरी दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथेन इज। तो देखिए हम लोग बात करते हैं हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू दी हुई है, तो याद रखिएगा डेल्टा H, C की बात करते हैं, कंबस्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, यहीं पे अगर हम लोग बात करें C+2H2 की बात करेंगे तो क्या बनाया आपका CH4 मेथेन का फॉर्मेशन हुआ है। तो पूछ रहा है आपसे क्या हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू दी हुई है, तो डेल्टा HC की बात करेंगे तो देखो C की बात करेंगे +2 × H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका CH4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे C की वैल्यू कितने दिया हुआ आपका है, देखिए यहाँ पे कार्बन की कितनी वैल्यू दी हुई है, देखिए यहाँ पे 40 कार्बन कितनी दी 40, तो माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया 2, तो अब सॉरी यहाँ माइनस में कितना दिया हुआ 10, तो 10 × क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए माइनस में कितना दिया हुआ CH4 का कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या माइनस का 14 अब 10 टू कितना होगा 20 हो जाएगा, माइनस का 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस का 20 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 40 किलो कैलोरी हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन इधर क्या होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। क्या पूछा आपसे, देखो यहाँ पे मेथेन बनाना था लेकिन कंबस्शन की वैल्यू दी हुई थी, तो यहाँ पे क्या होता है आपका हीट ऑफ कंबस्शन की बात करेंगे डेल्टा HC की बात करते हैं तो क्या होता है रिएक्टेंट माइनस क्या होता है
प्रोडक्ट होता है। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा, माइनस का 14 किलो कैलोरी हो जाएगा। देखिए 606 स्टूडेंट ने गलत किया है, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपसे है, दिया हुआ है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं, ट्रंकेलाइजर एंड एनाल्जेसिक्स आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते हैं। हाँ ये आंसर सही है, क्यों, क्योंकि एनाल्जेसिक्स और ट्रंकेलाइजर्स की बात करते हैं तो ये न्यूरोलॉजिकली में क्या होते हैं, एक्टिव ड्रग्स के रूप में वर्क करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। यहाँ स्टेटमेंट सेकेंड की बात करते हैं तो क्या लिखा है, नोवेस्ट्राल इज नॉट एंटी फर्टिलिटी ड्रग। नहीं, यहाँ जो नॉट लिखा हुआ है होता है, ठीक ना, नोवेस्ट्राल इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है, यहाँ पे नॉट लिखा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज क्या होगा आपका करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकेंड इज क्या होगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सेकेंड इज क्या होगा राइट आंसर, स्टेटमेंट फर्स्ट इज क्या होगा करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट सेकेंड इज क्या होगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 586 स्टूडेंट ने गलत किए हैं तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आपका आ सकता है, जरूर से जरूर आएगा आपको। एक बार फिर से देखिएगा, एनालिसिस करिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो हम गलती ना करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यही 10 के दम में FST 21 में आपके इतने क्वेश्चन थे जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किए थे। तो जो बच्चे नए हों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो गलतियां हमने की हो उस गलती को सुधारने की कोशिश की जाए ताकि आगे आने वाले टेस्ट में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और या फिर यही क्वेश्चन अगर रिपीट करते हैं तो हमसे ऐसी गलती न हो। तो अगले फिर एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, बढ़िया एकदम। तो प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ 10 का दम का सेशन। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 21 जो कि 24 फरवरी 2023 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों में कंडक्ट हुआ था। पेपर काफ़ी ठीक था, आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को विशेष धन्यवाद। और पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथियों को भी विशेष धन्यवाद। और सबसे पहले शिक्षा का अधिकार सभी को, डॉक्टर बनने का अधिकार सभी को। और ये आपका 10 का दम का सेशन आप देख ही रहे हैं। और इसके बाद ये आपका बायोलॉजी का सेशन शुरू हो रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। और इसके बाद ये रहा आपके सामने पहला सवाल आज काफ़ी ठीक है प्यारे बच्चों, आज बहुत कुछ सिखा पाऊंगा आप लोगों को। अब देखिए सबसे पहला काम लिखा है कि इन सिकल सेल एनीमिया HBS जीन थेरेपी ये चेंज इन वन बेस कोडिंग स्ट्रेन। अब देखिए ध्यान से, आपकी बुक में जो डायग्राम बना हुआ ना, जो आपके सामने ये लिखा है GAG, ठीक है, ये 5-3- उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। और 3- में CTC, ये आपकी नॉर्मल HBA जीन है। अब जब इसमें अब इसका mRNA जब बनेगा, mRNA, तो क्या बनेगा, कोडिंग वाले का हुबहू ऐसे बन जाएगा GAG। अब मान लीजिए मैं इसमें कुछ म्यूटेशन करूँ, HBS, क्वेश्चन आपका आप शुरू होता है ये 5- to 3-, तो यहाँ पर हो जाएगा GTG। और जब यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो CAC। अब ध्यान से देखिए हुआ क्या है, इसमें हुआ कुछ नहीं है। अब जब इसका mRNA बनेगा तो क्या बनेगा, GUG। और यही आप जमाने से क्या पढ़ते आए हो कि सिकल सेल एनीमिया में GAG से GUG हो जाता है। बात को समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, यही चीज़ आप जमाने से सदियों से पढ़ते आए हैं। सिकल सेल GAG से GUG हो जाता है, छठे बेस पे ये हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ से नहीं है, इसका क्वेश्चन ये है कि जो म्यूटेशन होता है पहले DNA में होता है, फिर उसके mRNA में चेंज आता है। तो मैं अब आपको मालूम है कि जो 5-3- वाला होता है बच्चों, ये जो 5, इसी को आप बोलते हो कोडिंग, इसी को बोलते हो सेंस, इसी को बोलते हो नॉन टेम्पलेट, ठीक। और जस्ट इसका उल्टा चलेगा, इसका क्या नाम होगा भैया, नॉन कोडिंग, ठीक। और ये होगा एंटी सेंस, ठीक। और ये है आपका टेम्पलेट। तो इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई। अब इतना तो आपको यहीं से दिख रहा है कि कोडिंग वाले में A से T चेंज हुआ है और नॉन कोडिंग वाले में T से A चेंज हुआ है। लेकिन कमाल की बात, आप देख रहे हो क्वेश्चन आपके कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में है, तो मैं अपना आंसर क्या A to T लगाऊंगा।
मैं क्या बता रहा हूँ, आपका नाम को ये जो कोडिंग वाला स्टैंड है ए से टी चेंज हुआ है और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेंटेन करने के लिए टी से ए चेंज हुआ है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, ए टू टी, दैट आंसर विल बी सेकेंड। ये सवाल अपने आप में कई चीज़ों, अब देखिए सिकिल सेल एनीमिया एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का एग्जाम्पल है और सब्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, प्यूरिन का पिरिमिडिन से चेंज होता है, पिरिमिडिन का प्यूरिन से चेंज होता है, और ट्रांजिशन में प्यूरिन का प्यूरिन से, पिरिमिडिन का पिरिमिडिन से चेंज होता है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि एडेनिन क्या है, एक प्यूरिन है, थायमिन एक क्या है, पिरिमिडिन। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का एग्जांपल है और ये ट्रांसवर्जन म्यूटेशन का एग्जांपल है और सिंगल बेस पेयर में चेंज हुआ है, इसीलिए आप उसको पॉइंट म्यूटेशन का भी नाम देते हो। तो हो सकता हो भविष्य में आपको कोई पेपर मिले, आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा म्यूटेशन सिकिल सेल एनीमिया के लिए वैलिड है, तो सिकिल पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकता है, ट्रांसवर्जन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ए टू टी चेंज हो रहा है, ये आपको दिख रहा है, और सी टू ए चेंज हो रहा है। तो ये सवाल अपने आप में इसलिए बच्चों का देखिए तकरीबन इतने सारे बच्चों का गलत हुआ है। ठीक, क्यों? क्योंकि बच्चे वहाँ तक सोच नहीं पाए कि पूछा क्या जा रहा है, उन्हें सिर्फ यही याद रहता है ए टू ए से यू हो जाता है। ज़्यादातर बच्चों ने ए से यू लगाया, जी ए से जी यू जी, लेकिन वो भूल गए कि म्यूटेशन सबसे पहले आपके जीन में दैट इज डीएनए में होता है और फिर उसके एमआरएनए प्रभावित होता है। तो प्रभाव एमआरएनए में तब दिखेगा जब आपका डीएनए में चेंज होगा। बात को समझिए, इसीलिए ये सवाल गलत हुआ है। अब इससे इस चीज़ से हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि ज़िंदगी में बच्चों हर चीज़ अपने आप में यही है। वास्तव में तो एक बात आप लोग को बताना चाहेंगे कि इस संसार में न ज्ञान की मर्यादा है, न ज्ञान प्राप्त करने की मर्यादा है। अपने आसपास किसी भी चीज़ से सीखा जा सकता है, किसी भी चीज़ से समझा जा सकता है। अगर ये सवाल गलत हुआ है तो आज आप लोग ये जान गए कि जितने हम लोग कई दिनों से पढ़ते आए कि भाई जीएचजीवी होता है, लेकिन सबसे पहले म्यूटेशन होता है डीएनए में, और आपकी बुक में लिखा नहीं है। ध्यान से देखिए, जहाँ पर आपका वो सिकिल सेल एनीमिया का बना हुआ है तो उन्होंने एचबीएस ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो जब भी कोई समस्या आपके सामने आए, छोटी मोटी हल्की फुल्की, तो आपको लगता है कि अरे समस्या आ गई, चलो उससे हटते हैं, उससे बचने का प्रयास करते हैं। और सपोज दैट ये आपकी मंजिल थी जिसे आपका पाना था और समस्या आपकी यहाँ पर है, आप चल रहे थे, अरे समस्या आ गई, चलो इससे बचते हैं, पीछे जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर हम इधर जाते हैं। तो आप इस समस्या से दाएँ बाएँ या पीछे जाते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जितना समय आप इससे बचने में लगाते हैं उतने ही उसका बहुत से कम समय में इससे अगर आप पार निकलते तो अपनी मंजिल को पा सकते थे। इसलिए कहा गया कि छोटी मोटी जब ज़िंदगी में अनयूजुअल कोई समस्या, कोई घटना आपकी ज़िंदगी में घटे तो उससे दो चीज़ें प्राप्त होती है, हताशा और सीख। बात को समझिए, असफलता ही मिलती है और सबक भी मिलता है। तो असफलता को उसी वक्त वहीं छोड़ दिया जाता है और उस सीख को, उस आशा को लेके आगे बढ़ा जाता है। बात को समझिए, क्यों? क्योंकि जब आप इससे निकलते हो तो आप एक पद आगे बढ़े होते हो और पहले से बेहतर बन जाते हो। मान लीजिए भविष्य में आपको और कोई बड़ी चुनौती मिले तो आप पहले से उसके लिए हैबिचुअल हो चुके हो, अभ्यस्त हो चुके होंगे। तो बात को समझिए, अगर आपके जीवन में कभी भी कोई ऐसी घटना घटे जो आपने सोची ना हो तो समझ लीजिए कि उसमें कुछ अवसर है। बात को समझिए, क्योंकि जितनी भी दुनिया में डिस्कवरी या साइंटिस्टों ने कोई भी खोज की है वो ऐसे ही खोज की, उन्होंने के दिमाग में आया कि अरे ये क्या हुआ, तो उसके पीछे रीज़न ढूंढा उन्होंने। दुनिया में ज़िंदगी में जो भी घटना हमारे आसपास घटती है उसके आसपास उसमें कुछ ना कुछ पर्पज होता है, कोई ना कोई उद्देश्य है। ढूंढना आपको है कि वो कौन सा उद्देश्य था उस घटना के घटने का हमारे आसपास। ठीक है, इस संसार में न ज्ञान की मर्यादा है, न ज्ञान प्राप्त करने की मर्यादा है। सीखने वाले मक्खी से भी सीखते हैं, सीखने वाले चींटी से भी सीखते हैं, और ना सीखने वाले अपने गुरु से भी नहीं सीखते, अपने माँ बाप से नहीं सीखते, अपने दोस्तों से नहीं सीखते, महापुरुषों से नहीं सीखते। बात को समझिए, तो इस संसार में न ज्ञान की मर्यादा है और न ज्ञान प्राप्त करने की मर्यादा है। अब देखिए आपके सामने कुछ नहीं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल पेसिटी, कुछ नहीं। आपको मालूम मेलपिगियन ट्यूब्यूल एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किसका? इंसेक्ट का। तो आप नेफ्रॉन ऑफ किडनी की तो बात कर नहीं सकते, ये तो सेंटेंस ऐसे गलत हो गया। हाँ, अब गलत क्यों हुआ? क्योंकि मेलपिगियन बॉडी का टर्म है भाई, मेलपिगियन बॉडी का टर्म है, या इसी को हम मेलपिगियन कार्पसल्स का नाम देते हैं। अब ये लाइन तो आपकी बुक में लिखी है कि आपके ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंस लाइक H+NH3, ये तो आपकी बुक की लाइन है, आपको ऐसे याद होनी चाहिए थी। तो पहला गलत है, दोस्तों सही। अब देखिए यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस से होता है, बोमन्स कैप्सूल से होता है, और जो आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है वो नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से ब्लड कैपिलरी में यूजफुल सब्सटेंस का रिटर्न होना।
बात को समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से यूजफुल सब्सटेंस का आपकी ब्लड के दैट इज वासा रेक्टम में रीअब्जॉर्ब वापस आना, और ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब होता है वेस्टफुल सब्सटेंस का ब्लड कैपिलरी से नेफ्रॉन के पार्ट में जाना। तो ये तीनों का मतलब समझिए कि पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा और फिर उसके बाद इसीलिए आपकी बुक में लिखा कि 99% सब्सटेंस जो फिल्ट्रेट होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते। क्यों? क्योंकि बॉडी कभी ये नहीं चाहेगी कि यूजफुल सब्सटेंस उसके शरीर से बाहर एक्सक्रीट आउट हो। ठीक है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब होता है वेस्टफुल सब्सटेंस का आपकी नेफ्रॉन के पार्ट से ब्लड कैपिलरी से नेफ्रॉन के पार्ट में जाना ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो सके। तो पहला हमें गलत दिख रहा है, दूसरा सही लिख रहा है, तो भैया ए करेक्ट है और ए इज नॉट करेक्ट है, सेकेंड आंसर। ठीक, अब देखिए मोस्टली इन यूकैरियोट द प्रोमोटर जीन नहीं भाई, ये प्रोमोटर जीन नहीं है भाई, ये स्ट्रक्चरल जीन है। क्या ये स्ट्रक्चरल जीन है? ये तो आपकी बुक की लाइन थी, गलत है। अब लिखा है एजीपी वाज क्लोजली विद द रैपिड डेवलपमेंट न्यू बैक्टीरियोलॉजी, नहीं है भाई, ये बैक्टीरियोलॉजी नहीं होता था। ठीक, बैक्टीरियोलॉजी का इससे ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स ही एक नया ब्रांच है, तो बैक्टीरियोलॉजी इसमें कोई गलत, दोनों गड़बड़ है। ये आपकी बुक की लाइन थी, आपको याद होनी चाहिए थी। ठीक है, तो मोस्टली ये स्ट्रक्चरल जीन होना चाहिए और यहाँ बैक्टीरियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड अल्ट्रेशन इन द 2 और मोर जीन्स। ठीक है, तो ठीक है, अब लेगा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली, आपको मालूम है कि 2 और मोर जो नहीं भाई सिंगल जीन होता है। मैं क्या बता रहा हूँ, ये सिंगल जीन था, बात को समझिए, सिंगल जीन था। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि हीमोफीलिया, जितनी बीमारियां आप पढ़ते हैं, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये एक पार्टिकुलर जीन के लिए होते हैं। और आपको पता है एक जीन लगभग एक कैरेक्टर गवर्न कर रहा है। इसे देखिए हीमोफीलिया में केवल ब्लड क्लॉटिंग का टाइम डिले होता है, कलर ब्लाइंडनेस में हम रेड एंड ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो एक जीन से केवल एक पार्टिकुलर कैरेक्टर ही इफेक्टेड होता है, बात को समझिए। तो ये सिंगल जीन की बात है। और फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन होना चाहिए भाई, यहाँ क्या लिखा है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग स्कॉल एनिफोलाइडी, तो ये गड़बड़ है भाई, तो ये दोनों गड़बड़ है, फर्स्ट आंसर। अब देखिए विद इन, अब आपको पता क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। पहली बात, ये डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, पहली बात। अब ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन इसके अंदर जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये जो आप एक एक सिक्के देख रहे हैं, इसका नाम है थाइलाकॉइड। ठीक है, ठीक, और ये जो आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये जो इसको जोड़ रही है स्ट्रक्चर, ये देखिए ध्यान से। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड था और इसके अंदर ये थाइलाकॉइड, ये भी मेम्ब्रेनस है, पहली बात। और आपका ये भी स्टोमा लैमेली भी मेम्ब्रेनस है। इसका मतलब विद इन क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। अब ये एक एक जो आपका सिक्का दिख रहा है ये थाइलाकॉइड्स, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ग्रेना है। ठीक है, तो ग्रेना और कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स, और इनको जोड़ने वाला ये स्ट्रक्चर ये स्टोमा लैमेली है। ठीक, और ये जो आपको ये जो चीज़ दिख रही है ग्रेनुलर, ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है ये स्टोमा है खाली। ठीक, और सिंसर क्लास में हम डायरेक्टर हमेशा कहते हैं कि LGDS याद रखें आप लोग, लाइट रिएक्शन ग्रेना में, डार्क स्टोमा में। डिवीज़न ऑफ लेबर होता है क्योंकि स्टोमा में जो चीज़ होती है वो यहाँ नहीं होती ग्रेना में, और ग्रेना में तो स्टोमा में नहीं होता, स्टोमा लेवली में। इसका मतलब मेम्ब्रेनस सिस्टम जनरेट नहीं होगा, यहाँ मेम्ब्रेनस होगा, मेम्ब्रेनस लैमिनी, इसलिए गड़बड़ है। और क्लोरोप्लास्ट है, फ्लूइड स्टोमा सही है। देयर क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि अलग अलग वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शन। क्यों? स्टोमा लैमिनी में केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फेट होता है, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, डार्क स्टोमा में होती है। तो इन सबका अपना अपना एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, तो ये सही है। तो भैया ACD ये 3 हमें सही दिख रहा है, फर्स्ट आंसर। बात को समझिए। अब देखिए जो ये लाइट रिएक्शन ग्रेना की बात करते हैं, जब लाइट रिएक्शन में दोनों PS1 और PS2 एक साथ ऑपरेट होते हैं तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फेट चलता है, जिसमें ATP ऑक्सीजन NH दोनों बनता है। और जब आपका स्टोमा लैमिनी में केवल PS सेकेंड काम करता है भाई, यहाँ पर NADP एंजाइम एब्सेंट होता है। और जब लाइट 680 nm के बियॉन्ड फॉल होती है क्लोरोप्लास्ट या प्लांट पर, तब ये एक्टिवेट होता है, तो PS सेकेंड केवल ऑपरेट होता है, यहाँ पे केवल AT बनता है। इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फेट के नाम से जानते हैं, फर्स्ट आंसर। अब लिखा है कि VNTI सेटेलाइट DNA यूज प्रूफ शोज द डिग्री ऑफ डाइमॉर्फिज्म। डाई नहीं है भाई, ये पॉली है, ये आपको याद होना चाहिए था, ये पॉलीमॉर्फिज्म था। ठीक है,
ये पॉलीमॉर्फिज्म था, ये तो गड़बड़ हो गया। और निएंडरथल की कैरल कैपेसिटी कितनी दी है, 1400 सीसी दी है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और निएंडरथल मैन जो था ये मॉडर्न मैन था, यही वो मॉडर्न मैन था जिसने सबसे पहले मुर्दे को जमीन में गाड़ा और इसने आत्मा के अमृत को समझा कि हाँ भाई, मतलब कल्चरल रिवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मॉडर्न मैन के नाम से निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। तो 1400 सीसी था, इससे सबसे पहले मुर्दे को जमीन में गाड़ा है, ठीक है। तो ये गड़बड़ है भाई, ये दोनों गलत हैं, ठीक। फर्स्ट आंसर। अब देखिए इन ट्रांसलेशन माने रीड एंड, अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये जितने प्रोसेस हैं ये सब के सब 5-2 3- हैं। तो 5-3 5 और 3-3 पता चला गया। अब सर जी इसमें दिक्कत है, देखिए जब आपका ये मान लीजिए mRNA है और ये आपका राइबोसोम का छोटा सा यूनिट और ये बड़ा सा, और जब पहला एमिनो एसिड ऐसे आता है तो यहाँ स्टैंड करता है। जब एमिनो एसिड आप स्टैंड कराओगे तो आपका मान लीजिए ये आपका NH2C और ये H और ये R और इसका COOH, और फिर जब ये स्टैंड करेगा फिर दूसरा एमिनो एसिड जब आएगा तो दूसरा कैसे आएगा, फिर SHN दैट इज C और यहाँ पर H और ये R2 दैट इज COOH। तो अब देखिए इसका OH और इसका H मिलके बनेगा CONH बॉन्ड, जिसे आप पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हो, और इसी को कैटलिटाइज करता है 23S rRNA। तो इसका मतलब NH2 से लेके COH की तरफ जाते, क्या लिखा है, सिंथेसाइज फ्रॉम द कार्बोक्सिल टू एमिनो, नहीं है भाई, ये एमिनो टू कार्बोक्सिल, ठीक। एमिनो टू कार्बोक्सिलिन चलता है, मतलब एमिनो इधर जाता है और कार्बोक्सिल की तरफ जाता है, तो ये गड़बड़ है। और 3-5 वाला तो पहले ही चला गया, सेकेंड आंसर। अब देखिए इन डाइजेशन द फूड, ये पहला इसलिए गलत है क्योंकि इसमें इन डाइजेशन के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन का भी सेंटेंस लिखा है, इसलिए देखिए क्या लिखा कि रिटेन विद द कोलन एज ए बाउल अकर इरेगुलर, नहीं भाई ये कॉन्स्टिपेशन की बात लिखी है, ठीक। तो ये गलत हो गया। और सक्कस एंटेरिकस जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जानते हैं, इसमें वेराइटी ऑफ एंजाइम होते हैं, जैसे डाइपेप्टाइडेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूटाइडेज, मतलब ये जो इनके नाम लिखे हैं ना, इनके सबस्टेट पे अगर न्यूक्लियोसाइड पे काम करेगा तो न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज पे, फैटीज पे काम करेगा लाइपेज, माल्टोज पे काम करेगा माल्टेज, सुक्रोज पे करेगा सुक्रेज, लैक्टोज पे काम करेगा लैक्टोज। तो ये सही है भाई, तो पहला गलत है, ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही आंसर इसका जो है थर्ड है भाई, ठीक। तो इज नॉट का आंसर थर्ड, इसका आंसर चेंज हुआ था, ठीक। ठीक, तो इंडाइजेशन ये पहला गलत है और दूसरा सही है, थर्ड आंसर। अब देखिए सम सीड्स जैसे टोमेटो एंड शुगर बीट रिमिनेंट्स, नहीं भाई ये टोमेटो का एग्जांपल नहीं था, पेरिस्पर्म में शुगर बीट्स था केवल, और ब्लैक पेपर आपकी बुक में लिखा हुआ है, ध्यान रखिए ब्लैक पेपर। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि ये चीज़ है क्या, आपको मालूम है कि न्यूसेलस कुछ नहीं सर जी, एक डिप्लॉयड टिश्यू है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये डिप्लॉयड टिश्यू है, स्पोरोफाइट है, ठीक, इसमें रिजर्व फूड होता है, ये भी शक है। तो जब कोई चीज़ किसी के अवशेष होती है, रेमिनेंट्स होती है, तो जितने फीचर न्यूसेलस पे होंगे उतने ही पेरिस्पर्म में भी होंगे, और आप पढ़ते ही आए हो कि पेरिस्पर्म कुछ नहीं, इसका रेमिनेंट्स है, तो ये भी डिप्लॉयड होगा, ये भी स्पोरोफाइड होगा, ये भी रिजर्व फूड रखेगा, और इसका एग्जाम्पल है, तो इसलिए गलत है। और कहते हैं अंडर अनफेवरेबल, नहीं है भाई, ये अनफेवरेबल कंडीशन में है, ठीक है, ये अनफेवरेबल कंडीशन एमीबिया विड्रॉल, ये इंसिस्टेशन की डिफिनीशन लिखी हुई है आपकी रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में लिखी है कि ये इंसिस्टेशन का डिफिनीशन है, तो अंडर ये गड़बड़ है भाई, दोनों गलत हैं, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन टॉक्सिकेंट इन लेक, नहीं भाई लेक बाय नेचुरल एजिंग, नेचुरल एजिंग एक अलग प्रक्रिया है, इसे बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन, ठीक है। तो नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय एडिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट दैट इज फॉस्फेट नाइट यूट्रॉफिकेशन, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। बायोमैग्निफिकेशन को ही हम बायो एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, ठीक है, या बायो कंसंट्रेशन कह सकते हैं। मतलब ये कहते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल पे अगर हम जाएं, ठीक है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, तो जो टॉक्सिकेंट हो उसकी कंसंट्रेशन ग्रेजुअली ज़्यादा बढ़नी चाहिए। आपको मालूम था, आपकी बुक में लिखा फाइटोप्लैंक्टन 0.0
0.005 होता है ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। और फिश ईटिंग बर्ड में 25 ppm हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना गुणा 0.005 ppm से 25 ppm हो जाता है। तो आपने देखा 0.005 ppm, 0.04 ppm, 0.5 to 25 जो आपकी बुक में चार्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर देखिए कि ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा है। तो इसलिए ये नेचुरल एजिंग का इससे कोई लेना नहीं है। और स्पर्म आर रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफर टेस्टिक्यूल इस बाय नहीं, स्पर्मोजेनेसिस नहीं है। आपको मालूम था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 प्रोसेस चलते थे। स्पर्मेटोजेनेसिस तो भाई आपका 18 क्वेश्चन है। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक होता था स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक, और एक होता था स्पर्मिएशन। जब आपका स्पर्मेटिड बन जाता था, स्पर्मेटिड, जब आपकी सेकेंड मियोटिक यूनिट कम्प्लीट होती तो वो कन्वर्ट हो स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ या आपका एक्चुअल में स्पर्म, तो इसको बोलते थे स्पर्मियोजेनेसिस। और जब सेमिनिफेरस टिब्यूल से रिलीज हो जाए स्पर्म तो उसको बोलते थे स्पर्मिएशन। तो कहते हैं स्पर्म्स आर फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल, नहीं, ये स्पर्मिएशन लिखा हुआ है, तो इसलिए गलत है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये मेरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के सवाल काफ़ी ठीक ही ठाक थे, फिर भी मैं आपको बहुत कुछ सिखा पाया। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको सिखाया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और टेस्ट सीरीज बर्थडे के हिस्सा लीजिए। हमारे जो सीनियर साथी जो आपको पेपर एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको भी अटेंड करिए और देखिए कि वो क्या बारीकियाँ बता रहे हैं और क्या खूबियाँ बता रहे हैं। कोशिश वो लोग भी कर रहे हैं कि आपको बहुत कुछ सिखा सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।